और हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन है जिसमें एक ह्यूमन लॉर्ड फ्यूचर में रिजर्व रहता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमें एक बहुत बड़ी ही बैटल को दिखाया जाता है जहाँ पे दो फोर्स बहुत ही ब्रूटली फाइट कर रही थी और इस चीज को एलिनेट बताया गया है। और ये दोनों फोर्स में एक तरफ जहाँ मॉर्टल्स थे जिनकी कुछ लाइफ लिमिटेड है और दूसरी तरफ इमॉर्टल्स लोग इमॉर्टल पे अपने मैजिक स्पेल से बहुत बड़ा हमला करते हैं, लेकिन इमॉर्टल्स को इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद दिखाया जाता है इमॉर्टल्स भी अपने स्पेल्स को कास्ट करके मॉर्टल्स की तरफ भेज देते हैं, जिससे बहुत सारे स्पीयर मॉर्टल्स के सोल्जर को लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। और भी मॉर्टल्स की डिफरेंट पावर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर ब्रूटली सभी मॉर्टल्स को मार रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर के हमें डीमन लॉर्ड के कासिल का दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन लॉर्ड अपनी एयर पे बैठा हुआ था। तभी उसके पास मॉर्टल्स का हीरो ग्रम डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए आ जाता है। बताया जाता है इस हीरो ग्रम को गॉडेस मेरिडा की तरफ से ब्लेसिंग मिली हुई है और इसे बहुत ही पावर भी बनाती है। इस बारे में डीमन लॉर्ड का नाम बताया जाता है, इस नाम वेलवेट है। और फिर दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे उसके हाथों में एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बन जाती है और वह उस स्वॉर्ड से हीरो ग्रम से फाइट करने लगता है। और उन दोनों के बीच की बैटल बहुत ही खतरनाक हो रही थी जिसमें हीरो ग्रम डीमन लॉर्ड पे बहुत तरह के तरीके से फाइट कर रहा था और डीमन लॉर्ड भी अपनी पावर को कोई बैक नहीं कर रहा था और बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में फाइट कर रहा था। और दिखाया जाता है कि हीरो ग्रम को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तभी डीमन लॉर्ड पूरा डिफरेंट स्पेस ओपन कर देता है। यह देख करके हीरो ग्रम भी अपनी पूरी पावर को अनलिश करता है और फिर जैसे ही वो डीमन लॉर्ड पे वार करता है वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है और बहुत सारी उससे लाइट निकल रही थी। वह इतनी लाइट ब्राइट की उसके बहुत दूर से भी देखा जा सकता था और वह आसमान को चीरते हुए पूरे स्पेस से बाहर निकल जाती है। और इस वार के बाद देखा जाता है कि डीमन लॉर्ड पूरी तरह से फिनिश हो चुका है और हीरो ग्रम भी पूरी तरह से थक चुका है। फिर हीरो ग्रम बोलता है चलो फाइनली ये ओवर हुआ, लेकिन तभी दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड बहुत बुरी तरह से घायल होकर के फिर जिंदा था और बोल रहा था कि तुम मेरे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि मैं तुमसे हार कैसे किया, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ भी तुमसे ज्यादा है और मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। जैसे डीमन लॉर्ड ये सारी बातें बोल रहा था हीरो ग्रम को, उसकी बॉडी धीरे धीरे वहाँ से वैनिश हो रही थी। तभी हीरो ग्रम उसे बताता है कि हर लाइफ है और हम दोनों इसी लाइफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। और जैसे ही डीमन लॉर्ड इस बात को सुनता है उसकी बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से वैनिश हो जाती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक वॉइस ओवर से बताया जाता है कि अब वर्ल्ड चलता है और फिर दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड कॉफिन में है और उसकी आंखें खुलती है। फिर उसे डीमन लॉर्ड को एक वॉइस सुनाई देती है और जैसे ही वो वॉइस सुनकर बैठता है उसके सामने मशीनिया उसे बाहों से ग्रीट कर रही थी और बता रही थी कि मैं 6 इयर्स के एक पिलर में एक हूँ जिसे मशीनिया सोलेज डचेस रीजन प्लीज कहा जाता है। मैं आपके रिजर्व होने का 500 सालों से इंतजार कर रही हूँ और मुझे अभी ऐसे सिचुएशन भी आपका ग्रेट करने के लिए सॉरी चार माफी मांगती हूँ। क्यों डीमन लॉर्ड उस कॉफिन से बाहर निकलता है तो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर डीमन लॉर्ड अपनी पावर यूज कर अपने पूरे ड्रेस को चेंज कर लेता है। बोलता है फाइनली मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ और मशीनिया से पूछने लगने कि मैं हूँ कहाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वह प्लेस पूरी तरह से टूटा हुआ है और एक मैदान खंडर बन चुका है। तब मशीनिया बताती है कि अंडरग्राउंड कैथेड्रल के मेंडोर के डंजन में है और यह सिंजरपुर स्टेशन का एक पुराना जगह है। यह देख करके डीमन लॉर्ड कुछ नहीं भूलता है और फिर मशीनिया को बोलता है फाइनली मैं रिटर्न हो गया और वह बहुत ही खुश हो रहा था और अपनी और मशीनिया को बोलता है चलो इस वर्ल्ड को फिर से डोमिनेट करते हैं। लेकिन मशीनिया इसकी बात को बीच में ही काटे हुए बोलती है डीमन लॉर्ड मुझे आपको कुछ बताना है। डीमन लॉर्ड पूछता है क्या, तो मशीनिया बताती है आप जिस वर्ल्ड पर रूल करना चाहते थे वह पहले ही खत्म हो चुका है। यह बात सुन करके डीमन लॉर्ड बहुत सरप्राइज होता है। फिर मशीनिया बताने लगती है कि 80 साल पहले आलनेव और एक दूसरा अर्थ अचानक से दूसरे डायमेंशन से आया और हमारे वर्ल्ड के साथ फ्यूज होने लगा, जिससे बहुत सारी चेंजेस हुए और यह वर्ल्ड पूरी तरह से बदल गया। लगभग 3 साल पहले इस दुनिया की पूरी 90% आबादी पूरी तरह से गायब हो चुकी है और अभी गवर्नमेंट भी अपने कंट्रोल को मेंटेन नहीं कर पा रही है और बाकी की सिटीज अपने सिटी को बेहतर बनाने के लिए लोग खुद से चला रहे हैं। और इसी बीच में तो बहुत बड़ी भयानक लड़ाई लड़ी गई जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे जख्मी हुए और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अभी ऐसी ही कंडीशन हमारे इस प्लैनेट और आप इसे अर्थ भी बोल सकते हैं, अर्थ की इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में काम आई। उसके बाद मशीनें एक गेट को ओपन करती है और फिर डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। जैसे ही उस वर्ल्ड को देखता है और पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि बाहर
बाहर में उसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही थी, जिसे देख करके वह बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है यह बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग है और ये पूरी हाईटेक सिटी है, लेकिन आसपास का एरिया बहुत ही बुरी तरह से डैमेज है और ये सिटी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और फिर हमें दिखाया जाता है ये सिटी पूरी तरह से हाईटेक है, जहाँ पे फ्लाइंग कार्स और बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, जिसे देख करके डीमन लॉर्ड बहुत ही सरप्राइज होता है। लेकिन डीमन लॉर्ड बिना कुछ सोचे आगे बढ़ने लगता है और फिर एक बीस्ट से टकराने वाला था, लेकिन मशीनियां आकर के उसे बचा लेती है। लेकिन यह देख करके डीमन लॉर्ड मशीनियों को अपनी तरफ खींच लेता है कि उसकी टक्कर किसी और पर्सन से न हो। इसके कारण मशीनियां भी डीमन लॉर्ड से माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड मशीनियों से पूछने लगता है कि मेरी बाकी के अप्रेंटिस कहाँ हैं और मुझे उनके बारे में बताओ। और फिर डीमन लॉर्ड बोलने लगता है कि चलो अब इस वर्ल्ड को दिखाते हैं कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। उसके बाद डीमन लॉर्ड मैजिक इस्तेमाल करने लगता है और अपने स्पेल को कास्ट करने लगता है। और जैसे ही वो स्पेल कास्ट होता है उससे बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी सीधा आसमान को चीरते हुए ऊपर की ओर निकल जाती है, जिससे आसमान में काले बादल जो गहराए हुए थे वो छट जाते हैं। लेकिन यह सब देख करके मशीनें बहुत ही परेशान हो रही थी। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि आसपास के लोग बोल रहे थे कि ये स्टूपिड कौन है जो इस तरह से हरकत कर रहा है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में जितने काले बादल छटे थे फिर से वापस उसे एक ढक लेते हैं। यह देख करके डीमन लॉर्ड को बड़ा नाराज हो जाता है। नई मशीनियां बताती है कि यहाँ पर मैजिक करना बैन है। यह सोचकर डीमन लॉर्ड बात सुनकर डीमन लॉर्ड बहुत ही आश्चर्य होता है। मशीनियां भी उस वहां से खींच कर ले जाने लगती है और बोलती है हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। ये बात दोनों एक प्लेस पर आ जाते हैं। फिर मशीनियां बताने लगती है डीमन लॉर्ड जब से आपकी डेथ हुई तब हमारे इमॉर्टल्स और मोर्टल के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया और यह पूरी अर्थ और के कोलिजन के 80 साल पहले हुआ था। और उस अर्थ कोलिजन के बाद इमॉर्टल्स बहुत सारे सिटीज में चले गए और उन्होंने नए प्लेस को रहना प्रेफर किया। लेकिन कुछ लोग इमॉर्टल्स को हंट कर रहे थे। इमॉर्टल्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था और नए अर्थ की जो टेक्नोलॉजी है उससे इमॉर्टल वेपन बनाए गए, जिससे इमॉर्टल्स को बहुत बड़ा खतरा था। उनकी आबादी लगभग पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। उसके बाद लॉर्ड मशीनियन से पूछता है कि 6 हाउस डार्क ईयर्स क्या हुआ। तब मशीनियन सभी के बारे में बताने लगती है। सभी लोग आगे जितने सबॉर्डिनेट थे उनके बारे में सबको पता चल गया और हमारे साथ बहुत ही शांति होनी शुरू हो गई। लेकिन हम लोग किसी तरह से वहां से एस्केप कर पाए और इन कामों में जनरल कार्मिक सोर्ड ने हमारी बहुत मदद की। और उसने बताया यह सब वह डीमन लॉर्ड के लिए कर रहा है। सुनकर डीमन लॉर्ड भी बोलता है वह बहुत ही लॉयल है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है और उसने मुझे बहुत ही अच्छे से सर्व किया। लेकिन मशीनें यह सब बात सुनकर खुश नहीं होती है और एक गहरी सांस के साथ बताने लगती है। ये सांस लेती है तभी डीमन लॉर्ड उस मशीनिया से पूछता है कि मार्कस का क्या हुआ। यह सुनकर के मशीनिया बहुत ही चौंक जाती है और डीमन लॉर्ड को पूछने लगती है क्या आपको प्यास लगी है और उस बात को गवाने लगती है। और फिर मशीनिया बोलती है मुझे लगता है कि आपको थोड़ी प्यास लगी है तो मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर के आती हूँ, आप यहीं पर मेरा वेट कीजिए। और यह बोल करके मशीनियन वहाँ से ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद डीमन लॉर्ड वहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट देखने लगता है। तभी उसके पास से एक माना का फ्लूट जाता है, जिसे देख करके डीमन लॉर्ड बहुत ही हैरान होता है और वह धीरे धीरे बढ़ते हुए आसपास के एक लड़की के पास आकर के जमा हो रहे थे। उसके बाद वो लड़का अपने फिंगर से उस स्क्रीन की तरफ जैसे ही इशारा करती है वह बड़ी सी स्क्रीन पे सारी एडवर्टाइजमेंट बंद होकर के पूरी तरह से हैक हो जाती है। फिर वह लड़की जैसे ही वहां से नीचे आती है उसके सामने डीमन लॉर्ड सामने ही आ जाता है और बोलने लगता है तुम इधर सुन। तब वो लड़की बोलती है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तभी डीमन लॉर्ड उसे बोलने लगता है कि यह तुमने कैसे किया, ये सारे स्क्रीन के प्रोजेक्शन को चेंज कैसे किया। यह बात सुनकर लड़की भी उसे बोलने लगती है कि तुम्हें मेरे हैकिंग स्किल के बारे में कैसे पता चला, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है और तुम होप ऑन यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो। उसके बाद डीमन लॉर्ड पूरी स्टाइल में खड़े होकर के अपने हाथों को फैला करके शाहरुख खान की स्टाइल में बोलने लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ। यह सुन करके वो लड़की है क्या बोला, क्या तुम सच में डीमन लॉर्ड हो। लेकिन डीमन लॉर्ड उसकी बात नहीं सुनता है और बोलने लगता है मुझे पता है तुमने स्क्रीन की प्रोजेक्शन को कैसे एक प्रोजेक्शन से चेंज किया, लेकिन मुझे इसके प्रिंसिपल के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो कि तुम मुझे
एक्सपर्ट की तरह लग रही है। अपनी इतनी बड़ाई सुनने के बाद वह लड़की तो पूरी तरह से ब्लश करने लगती है और बोलने लगती है, मैंने ऐसी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, यह तो एक सिंपल सी हैकिंग है। हाँ, और इसके अलावा मैं बहुत सारे डेंजरस वर्क भी करती हूँ जिसमें जान जाने का भी खतरा होता है। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और फिर वो लड़की नाम बताती है कि मेरा नाम एथर हैकर है और वह उस सिटी के बारे में बहुत सारी बातें से बताने लगती है। लेकिन डीमन लॉर्ड्स की बात को नहीं सुनता है और से पूछ ही लेता है, क्या तुम मुझे मार्कस के बारे में बता सकती हो और क्या तुमने यह नाम पहले भी कभी सुना है? इस नाम मार्कस के नाम को सुन करके वो एथर हैकर भी बहुत ही सरप्राइज होती है और फिर उसे तरफ इशारा करके बहुत बड़ी बिल्डिंग के टावर की तरफ इशारा करती है और बोलती है, शुरू हेवी मैजिक इंडस्ट्री का CEO है। और जैसे ही डीमन लॉर्ड यह बात सुनता है वह मैजिक इंडस्ट्री की तरफ चला जाता है और वह मैजिक इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर में एंटर करता है। उसे एक बहुत ही क्यूट सा बनी ग्रीट करता है और फिर डीमन लॉर्ड वहाँ के रिसेप्शन पे जाता है। तब वहाँ की रिसेप्शन से पूछती है कि आपका बिजनेस क्या है और अपना काम बताइए। डीमन लॉर्ड उसे बोलने लगता है कि मार्कस को बोलो मैं आया हूँ। लेकिन तभी इनके पास एक लड़की आने लगती है, बोलती है मैं आपका ही वेट कर रही थी कि आप आएंगे अभी, और मैं मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ और मेरा नाम किनोहारा है। और उसे लेकर के मार्कस के ऑफिस में जाने लगती है। लेकिन लिफ्ट में डीमन लॉर्ड किनोहारा को उनको बुरे लगता है। तब किनोहारा पूछती है, क्या बात है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो इस तरह से? तब डीमन लॉर्ड उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे पॉकेट में यह अजीब तरह का क्रिएचर क्या है? किनोहारा उसे बताती है कि एक मैस्कॉट है हमारी इंडस्ट्री का जिसका नाम एशी मैरी है। फिर डीमन लॉर्ड बोलता है यह तो बहुत ही यूनिक क्रिएचर है। उसके बाद दो मार्कस के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही डीमन लॉर्ड उसके ऑफिस में एंटर करता है, मार्कस बोलने लगता है बहुत ही लंबा समय हो किंग, और वह यह बातें बैठ करके बोल रहा था जिससे डीमन लॉर्ड से बोलने लगता है कि मार्कस तुम बैठ करके मुझे ग्रिप कर रहे हो और मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लेकिन मार्कस उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और बोलने लगता है कि आज आपको क्या काम है जो आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं? डीमन लॉर्ड बोलता है कि तुम्हें सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए क्या कि मैं फिर से रिजरेक्ट हुआ हूँ? तब मार्कस बोलता है हाँ करना चाहिए। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड उसकी बात को काट कर काटते हुए बोलता है रहने दो, लेकिन चलो अब तुम मेरे किंगडम को बनाने में मेरी हेल्प करो और हम फिर से इस वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। लेकिन उसकी यह बात ही सुनकर मार्कस बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है मैं आपके इस ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ। यह सुनकर डीमन लॉर्ड बहुत ही सीरियस सोचता है और बोलता है तुमने क्या बोला? मार्कस यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता है और बोलता है मैंने कहा मेरे क्यों मैं रिफ्यूज करता हूँ। और ये बातें वह मिलकर के अपना एटीट्यूड दिखा रहा था। यह बात सुन करके डीमन लॉर्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में मैजिक स्पिन ड्रैगन ब्लेड चिदोरे को कास्ट करता है। मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी बहुत ही फास्ट होती है और एक स्वॉर्ड निकाल करके तुरंत ही डीमन लॉर्ड पे हमला कर देती है। डीमन लॉर्ड इस हमले को भापता है और बहुत ही जल्दी रिएक्ट करके उससे बचने की कोशिश करके हुए बहुत पीछे आ जाता है। और मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी ने जो हमला डीमन लॉर्ड पे किया था उससे उसके मैजिक स्पिल्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लेकिन मार्कस किनोहारा को शांत करते हुए बोलता है शांत हो जा। फिर किनोहारा भी मार्कस की बात सुन करके वहां से चली जाती है। फिर मार्कस भी डीमन लॉर्ड को बोलने लगता है तुम बहुत ही वीक हो चुके हो और बोलने लगता है कि पहले जैसे नहीं रहे, जिसका एक भी खून का कतरा गिर जाए तो अपनी दुनिया को तबाह करने के लिए बहुत ही गुस्से वाला हो जाता है। और तुम अब इतने कमजोर हो चुके हो कि मैं तुम जैसे कमजोर के सामने अपना सर झुकाना भी नहीं चाहता हूँ। यह बातें सुन करके डीमन लॉर्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तब मार्कस अपनी फिंगर उसके सामने पॉइंट करके नहीं लगता है कि तुम अगर गिड़गिड़ा करके भीख मांगोगे तो मैं तुम्हारी बातों को कंसीडर कर सकता हूँ। ऐसी बातें सुन करके डीमन लॉर्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी बहुत सारी पावर को अनलीश करने की कोशिश करने लगता है और अपनी स्पेल कास्ट करने लगता। लेकिन तभी मार्कस एक दूसरा स्पेल ब्रेकर नाम से स्पेल वर्ड बोलता है जिससे डीमन लॉर्ड का सारा स्पेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और बोलने लगता है तुम अभी बहुत ही स्लो हो। यह देख करके डीमन लॉर्ड भी बोलने लगता है यह इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? और यह देख करके मार्कस भी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है कि तुम जैसे गधे को अभी तक ये लग रहा है कि कोई मैजिक बिना कुछ बोले कास्ट नहीं किया जा सकता है। तुम बिना मैजिक के एक कचरा हो, क्या तुम ये सोच रहे हो? डीमन लॉर्ड उसे टीज करने लगता है और फिर अपने नेक पे डिवाइस को दिखाता है कि इसके कारण बहुत सारे मैजिक को कास्ट कर सकता हूँ और सामने वाले मैजिक
शिप के स्पेल को ब्रेक भी कर सकता हूँ। तब डीमन लॉर्ड पूछता है ये है क्या, बताओ। तब डीमन लॉर्ड के साइड में एक स्क्रीन चालू हो जाती है और उस स्क्रीन में बताया जाता है कि फैमिलिया है। उस फैमिलिया की सारे उसके बाद पूरे उस प्रोसेस को बताया जाता है कि मैजिक में 5 स्टेप होते हैं: इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन, इनकैंटेशन एंड प्रोक्लेमेशन। द फैमिलियर डिवाइस से तुम बेहतर स्टेप पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। जो भी इस फैमिलिया को यूज करते हैं वह सिंपली कोई भी मैजिक को सेलेक्ट कर लेते हैं जो उन्हें यूज करना है, या पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है प्रोक्लेमेशन के थ्रू। और यह डिवाइस यूनिट करने के बाद कोई भी रेस, कोई भी पर्सन मैजिक यूज कर सकता है बिना इनकैंटेशन के। एक मार्कस बताने लगता है कि इस फैमिलिया को मैंने डिजाइन किया है जो कि तुम जैसे हायर मैजिक यूजर हैं इसे यूज न कर सके। सो इसलिए तुम इस फैमिलिया को यूज करो, और अगर तुम फैमिली व्यक्त होने के बाद इम्प्लीमेंट कर ग्रांट कराते तो यह मेरे लिए सोचने की बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। यह बहुत ही बुरा है। यह सुनकर डीमन लॉर्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने स्पेल से उसकी तरफ हमला करने की कोशिश करता है। स्पेल ब्रेकर कास्ट करके उसके सारे स्पेल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और फिर मार्कस बोलने लगता है कि तुम्हारी मैजिक कास्ट करने की स्पीड तो अच्छी है, लेकिन मैंने जो फैमिली इन्वेंट किया है वो तुमसे बहुत ही फास्टर है, तुम इस वर्ल्ड में बहुत ही स्लो हो। तब डीमन लॉर्ड पूछने लगता है मार्कस से कि तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। मार्कस बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा, और मैं तुम्हें स्टार्टिंग से पसंद नहीं करता था और मैं तुम्हें पूरे दिल से हिट करता हूँ। पहले तो मुझे लगता था तुमने मुझे फोर्सफुली मेंटेन में रखा हुआ है और मुझे इससे बोलते हो कि मुझे सर्व करो। यह बात सुन करके डीमन लॉर्ड बोलता है अच्छा तो आज तक मैं तुम्हारे लिए जो भी सोचता था वह गलत है। और फिर मार्कस भी बताता है हाँ बिल्कुल सही। और उसके बाद मार्कस अपना एक मैजिक स्वॉर्ड स्पेल कास्ट करता है जिससे उसके स्पेल से एक मैजिक स्वॉर्ड आकर के डीमन लॉर्ड को ले भी आती है, और फिर वह बहुत सारे मैजिक स्वॉर्ड कास्ट करता है और फिर मिलता है गुड बाय डीमन लॉर्ड। और फिर वहाँ बहुत ही तेज धमाका होता है। फिर किनो मार्कस के पास आती है और बोलती है अब आपसे हमारे न्यू डीमन लॉर्ड आप हैं। डायरेक्टर फिर बोलती है मुझे इशिमैरी के मर्चेंडाइज के प्लान के बारे में आपसे डिस्कस करना था, और वह इशिमैरी वो मैस्को को दिखा रही थी। फिर मार्कस भी उससे बोलता है कि अपनी आइडिया को तो मीटिंग में सबमिट कर देना। फिर हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड किसी तरह से बच चुका है और एक गली में बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। फिर लगता है कि मैं गिने भी बहुत स्लो कर रहा हूँ, और फिर वह जैसे ही बाहर निकलता है एक बहुत बड़ी पर्सन से टकरा जाता है। वो पर्सन भी उस पर गुस्सा करके बोलने लगता है तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। इससे डीमन लॉर्ड भी उससे बहुत ही एरोगेंट वे में बात करने लगता है, लेकिन तभी लगता है डीमन लॉर्ड उससे फाइट करेगा और इस फाइट को जीत जाएगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड कचड़े में पड़ा हुआ है और उसकी हालत और भी खराब है। फिर दिखाया जाता है कि मशीनियां डीमन लॉर्ड को खोज रही है और खोजते खोजते इस कचड़े के पास आ जाती है और बोलने लगती है ये क्या हुआ, और वह बहुत ही सैड होती है और डीमन लॉर्ड से माफी मांगने लगती है। और फिर वो दोनों ट्रेन से वहां से घर जाने लगते हैं। तभी मशीनियां उससे और भी सॉरी बोलती है कि आपको इतने सारे इंजरी हो गई और आप बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। डीमन लॉर्ड ये बोलने लगता है अच्छा हुआ तुमने मुझे मार्कस के बारे में नहीं बताया, और मैं मार्कस को देखने के लिए मेरी इच्छा थी वह अब मेरे पास नहीं है। उसके बाद वो दोनों एक बहुत ही खराब प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ की बिल्डिंग्स बहुत टूटी हुई थी, और मशीनें बताती है ये मेरा कोई घर है। डीमन लॉर्ड देख करके बहुत खुश होता है, बोलता है यह तो कोई पैलेस नहीं है लेकिन मैं इससे काम चला सकता हूँ। उसके बाद मशीनें उसे लेकर के अपने रूम की तरफ जाने लगती है जो एक सिंगल रूम होता है और बहुत ही छोटा होता है। तब डीमन लॉर्ड से बोलता है मशीनियां ये मजाक करना बंद करो। तब मशीनें बोलती है ऐसा नहीं है, मेरी सैलरी बहुत लो है और इसीलिए मैं इस तरह से जीती हूँ। यह बात सुन करके डीमन लॉर्ड बहुत ही सरप्राइज होता है और बोलने लगता है क्या तुम अभी तरह इसी तरह से जी रही थी। मशीनें भी उसकी हामी भरती है। इस सुनकर डीमन लॉर्ड बहुत ही सैड होता है, उसे गले लगा लेता है और बोलने लगता है मैं तुम्हारी लॉयल्टी को पे जरूर करूंगा और तुमने मुझे बहुत ही अच्छे से सर्व किया है। डीमन लॉर्ड की यह बातें सुनकर मशीनें बहुत ही रोने लगती है। ये बात शिफ्ट होता है, हमें मशीनियों को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पे खड़ी थी और उसके सामने बहुत सारे लोग उसे घेर करके वाइल्ड डीमन बोल रहे थे और उसका सेक्रीफाइस करना चाह रहे। बहुत लोग बोल रहे थे इसे जल्दी मार दो। हमें दिखाया जाता है कि मशीनिया पीछे बहुत बड़ा वोल्केनो है। वही उसमें से एक पर्सन आकर के मशीनिया पे पत्थर मारता है, वैसे मशीनिया के माथे पर चोट लग जाती है और उसके माथे से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर में वह घाव भर जाता है और वो पूरी तरह से हील हो जाती है। यह देखकर सच में लोग बहुत ही और गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं इसे बाहर खींच दो। तभी एक पर्सन आकर के उसे डंडे से नीचे गिरा देता है। मशीनिया भी कुछ नहीं करती है और
अपने आप को पूरा हेल्पलेस छोड़ करके नीचे गिरने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक मैजिक स्पेल आ करके मशीनिया को बिल्कुल पकड़ लेता है और मरने से बचा लेता है और मशीनिया को लेकर के पूरी तरह से ऊपर आ जाता है और उन लोगों के बीच में ही आकर के गिरता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये हमारा डीमन लॉर्ड है और वह बोलता है मैंने रिवर्स सुने थे कि यहाँ पे एक इमॉर्टल है, बट मुझे बहुत ही खुशी हुई। और फिर मशीनिया की तरफ देख करके बोलता है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी सोल बहुत ही प्योर है। और उसकी तरफ डीमन हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि चलो तुम मुझे सर्व कर सकती हो। देख करके मशीनिया भी आज सोचने लगती है, लेकिन अपना हाथ बढ़ा करके डीमन लॉर्ड का हाथ पकड़ने लगती है। लेकिन तभी मशीनिया के घड़ी का अलार्म बजने लगता है और उसे पता चलता है यह तो बस एक ड्रीम है। और फिर मशीनिया उठ करके डीमन लॉर्ड को देखती है जो बहुत ही प्यार से वहाँ पे गहरी नींद में सो रहा था। उसके मशीनिया पूरे घर को क्लीन करती है और कुकिंग करने लगती है और फिर वह किचन में ही कैलकुलेट नाम करके अपने सिस्टम को ओपन करती है और वह सिस्टम भी आ करके मशीनरी को ग्रीट करती है और उसे डेट और ईयर और मंथ और एरा के बारे में बताने लगती है और आप किस एरिया में जाओगे वहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा। यह सारी इंफॉर्मेशन मशीनरी को बता रही थी। और फिर मशीनरी भी इलेक्ट्रन का हाल चाल पूछती है तो वो इलेक्ट्रन भी बोलती है मैं बहुत फिट और फाइन हूँ। फिर मशीनरी डीमन लॉर्ड जहाँ सोए हुए थे वहाँ आकर के बहुत ही प्यार से उन्हें उठाती है और बोलती है मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। और डीमन लॉर्ड जैसे ही उस ब्रेकफास्ट को देखता है बोलने लगता है यह तो बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। और मशीनरी भी बोलती है तो मैं आशा करती हूँ यह आपको पसंद आएगा, आप कृपया आप इसे ट्राई करें। फिर डीमन लॉर्ड भी उसे बहुत ही प्यार से खाने लगता है और खाने के बाद बोलता है यह बहुत अच्छा है। यह बात सुन करके मशीनरी बहुत खुश होती है और ब्लश करने लगती है। और फिर डीमन लॉर्ड मशीनरी से पूछने लगता है कि बाकी के मोटर्स कहाँ हैं, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो। तो मशीनरी भी बताने लगती है मैं जानती हूँ कुछ इमॉर्टल्स को जो इमॉर्टल हंट में बच गए थे, लेकिन अभी इमॉर्टल पूरी तरह से गायब हो रहे हैं और मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट को खो दिया है। मेरे बहुत ही क्लोज लाइफ वो गायब हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझेंगे। तब डीमन लॉर्ड पूछता है क्या अभी भी इमॉर्टल हंट हो रहा है। मशीनिया बताने लगती है कि इमॉर्टल हंट को खत्म हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और लोगों को भी समझ में आया यह एक बहुत बुरी चीज है और यह सब मार्कस रीजनल प्लान था जो उसकी पोजीशन को बचा कर रख सकता था और उसके पास कोई रीजन नहीं था कि वह आपको रिवाइव करे। और फिर मैं अपने एलआई के पास गई थी तो मुझे वहाँ फाइटिंग के कुछ निशान मिले थे और मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो कि बता रहे थे कि उनको कोई इमॉर्टल फाइनेंस में भेजा गया है। डीमन लॉर्ड भी इमॉर्टल फाइनेंस के बारे में सुनकर चौंक जाता है। तभी इन बातों के बीच में ही डीमन लॉर्ड से चाय वहाँ पर फैल जाती है। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लगता है ठीक है। यह देख करके डीमन लॉर्ड भी बोलने लगता है मेरी कम की इंजरी अभी तक हील नहीं हुई है और मेरी रीजनरेशन एबिलिटी भी बहुत ही कमजोर हो चुकी है और मेरे पास अभी इतना पावर भी नहीं कि मैं आसमान में जो बादल घिरे हुए हैं मैं उनको पूरी तरह से हटा सकूं और अभी सारी चीजें पूरी तरह से अस्त हैं जो मेरे रिजरेक्शन की पहले थी। तभी मशीनिया उसकी बात को काटते हुए बोलती है यार वेट है जो आपकी पावर सोर्स ऑफ पावर के कारण हो रहा है। अभी के मॉडर्न एज में वह पूरी तरह से डिक्लाइन हो रही है। सुन के डीमन लॉर्ड भी बोलने लगा है पावर ऑफ फिट जो पूरी तरह से अब गायब होने वाली है और मुझे लगता है अब मैं पूरी तरह से भुला दिया जाऊंगा और अभी के लोग आपको एक हिस्ट्री की तरह जानते हैं। डीमन लॉर्ड मशीनिया की बात काटते हुए बोलता है मेरी लाइफ इटर्नल है और मुझे अपने फिट को फिर से वापस पाना होगा। चलो अब यहाँ पर ऐसे बैठने में बहुत ही बोरिंग हूँ, मैं जाकर किसी बाहर जाना आपका ठीक होगा। तब डीमन लॉर्ड भी बोलता है हाँ ठीक होगा क्योंकि मैं डेली लाइफ की तरह इसे जीना चाहता हूँ क्योंकि पूरा दिन सोती रहना और यहाँ इस घर में टाइम बिताना बिल्कुल बोरिंग होगा मेरे लिए। अभी मशीनिया बोलती है अच्छा ऐसा है तो क्या आप मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल सकते हैं। उसी बात में मशीनिया और डीमन लॉर्ड को शॉपिंग सेंटर पे दिखाया जाता है जहाँ पर मशीनिया डीमन लॉर्ड को लेकर के एक शॉप स्टोर में आ जाती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा सर्किल है। उसके ऊपर उसके बाद मशीनिया बोलती है कृपया इस पे खड़े हो जाएं क्योंकि यह आपका 3D डिजाइन लेगा। और फिर मशीनिया बोलती है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कपड़े इस शॉप से दिलाऊं। यह बात सुन करके डीमन लॉर्ड खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि मेरी ब्यूटी बहुत ही अच्छी है क्योंकि मैं बहुत ही चार्मिंग हूँ और मेरे ऊपर सस्ते कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड का 3D डिजाइन बन चुका है, लेकिन इसी बीच में डीमन लॉर्ड बोलता है कि मैं तो बिना कपड़े के बहुत अच्छा लगूंगा। यह सुन करके मशीनिया बोलने लगती है क्या अब ऐसे मत बोलिए प्लीज, कुछ कपड़े पहन करके ही चलिए। बोलने लगती है
यहाँ के कॉमन लोग आपकी बॉडी को देखना डिसर्व करते हैं। यह बोल करके माशिनिया शर्मा भी रही थी। के बाद वो डीमन लॉर्ड से कपड़ों की चॉइस के बारे में पूछने लगती है। उसके बाद डीमन लॉर्ड में बोलता है तुम्हारी जैसी चॉइस हो वैसा ही तुम चूज करो। तब माशिनिया इलेक्ट्रल को बुलाती है और उसके इलेक्ट्रल भी उसे डिफरेंट क्लोथ सजेस्ट करने लगती है और फिर उसके सामने एक ट्रैक सूट वाले ड्रेस को सामने रख देती है। माशिनिया ने बोलने लगे ट्रैक सूट नहीं। तभी डीमन लॉर्ड उसके पीछे से देखता है अच्छा ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं, ये बहुत सिंपल है और बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। तब और फिर माशिनिया भी यह बात सुन करके बहुत सरप्राइज होती है। उसके बाद वो एक सिंबल को एक टी शर्ट पे क्लिक करती है जिसमें जापानीज लेटर में डीमन लॉर्ड लिखा हुआ था। इसके बारे में भी डीमन लॉर्ड पूछने लगता है कि यह क्या है और बोलने लगता है यह कितनी वंडरफुल डिजाइन है, क्या यह किसी तरह का क्रेस्ट है। तब माशिनिया भी उससे बताती है कि यह डीमन लॉर्ड लिखा हुआ है और थोड़ी ही देर में डीमन लॉर्ड के बड़े करके आ जाते हैं। उसके बाद माशिनिया और डीमन लॉर्ड फिर दूसरी शॉप की तरफ जाने लगते हैं। वही डीमन लॉर्ड माशिनिया रोटी हुए बोलता है तुमने यहाँ पे पैसे दिए ही नहीं। तब माशिनिया बताती है पूरा वर्ल्ड डिजिटल पेमेंट की तरफ काम करता है और पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यह सुनकर के डीमन लॉर्ड भी बहुत सरप्राइज होता है। उसके बाद उन्हें एक कैफे में दिखाया जाता है और फिर डीमन लॉर्ड कैफे में बैठ करके माशिनिया से पूछ रहा था कि यह फैमिली में क्या होता है। माशिनिया भी बोलती है क्या। तब वो बताने लगती है कि फैमिलिया एक सिंपल और रिवोल्यूशनरी डिवाइस है और यह बहुत ही कन्वीनियंट है यूज करने में और इसका मेन पर्पस है मैसेज को यूज करना, लेकिन इसके और काम है जैसे इंफॉर्मेशन गैदर करना, शॉपिंग पे जाना और दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना बिना उनके पास पहुंचे हुए। और यह एक तरह का मोबाइल फोन है जिससे बहुत सारे फंक्शन हैं और बहुत सारे वर्क किए जा सकते हैं। तो बात सुन करके डीमन लॉर्ड माशिनिया को बोलता है अच्छा चलो दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये क्या है। और फिर माशिनिया को माशिनिया की चेयर घुमा देता है और फिर माशिनिया के नेक पर लगे उस डिवाइस को टच करके देखने कुछ लगता है। डीमन लॉर्ड इसी हटिक करे माशिनिया बहुत ही ब्लश भी लगती और बोलो लगती है कि पब्लिक में आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो डीमन लॉर्ड ऑर्डर को फॉलो करती है। भी इलेक्टेड वहाँ पे अचानक से आ जाती है और माशिनिया को बोलने लगती है कि तुम्हारा हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो रहा है। तो माशिनिया उसे चुप कराती है और उसके बाद डीमन लॉर्ड भी बोलता है कि चलो अच्छा है मैंने देख लिया। और फिर माशिनिया भी पूछती है क्या आप बस फैमिली को बस जांच करना चाहते थे। पर डीमन लॉर्ड भी उसकी बात में हामी करता है। माशिनिया भी कहने लगा कि मैं इस लाइफ से पहले बहुत मुश्किल से गुजर रही थी, लेकिन मुझे अब इस लाइफ की धीरे धीरे आदत होने लगी है। और उसके बाद दोनों वापस से अपने अपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। चलते चलते डीमन लॉर्ड माशिनिया को बोलता है कि मुझे वर्क करना है। सुनकर के माशिनिया बिल्कुल चौंक जाती है और बोलने लगती है आपने क्या कहा। हाँ डीमन लॉर्ड भी बोलता है हाँ मुझे वर्क करना है। तो माशिनिया उसे रोकते हुए भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं डीमन लॉर्ड, यह चीज आपको नहीं करना चाहिए। तभी डीमन लॉर्ड उसकी बात काटते हुए बोलता है, लेकिन माशिनिया उसकी बात ही सुनती है और बोलने लगी है मैं जानती हूँ अभी मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे वर्क करूंगी और बहुत ज्यादा अर्निंग करूंगी। लेकिन डीमन लॉर्ड उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि वक्त बदल चुका है और मैं भी कोई मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। और मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगे कि तुम मेरे सारे खर्चे उठा पर एज कि मेरी यह ड्यूटी बनती है तो मैं तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करूँ और मुझे अभी जो भी वर्क मिलेगा मैं उसे करना चाहूंगा। फिर बोलता है कि इस वर्ल्ड को कॉन्कर करना है तो मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। ये सुन के माशिनिया भी बहुत खुश होती है और बोलती है आप डीमन लॉर्ड हैं, आप जैसा कमांड करेंगे वैसा करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है कि पूरा ड्रेस चेंज कर चुका है और उस ट्रैक वाले ड्रेस पहन कर एक बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक डिवाइस है जिसे देख करके वह सोच रहा था कि माशिनिया ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया था कि और माशिनिया के बारे में ही सोच रहा था कि जब वो वर्क के लिए निकल रहा था तब माशिनिया कैसे उसे बोल रही थी कि मैं के साथ चलती हूँ आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन डीमन लॉर्ड उसे मना कर रहा था कि मेरे साथ नहीं आओ क्योंकि तुम अभी वर्क करके आई हो और मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। और फिर वह माशिनिया को समझाता है कि उसकी बात को मान लेती है और फिर उसे एक डिवाइस दे करके बोलती है कि मैंने इसमें कुछ पैसे डाल दिए हैं, अगर आपको भूल लगे तो आप इससे भी करके आ सकते हैं और कोई इशू हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो क्योंकि यह ट्रैकर के रूप में भी वर्क करता है और मैं आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगी। और फिर डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो उस डिवाइस को पकड़ करके यही सोच रहा था कि मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। फिर बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैं ऊपर कैसे फाइंड करूँ, लगता है मुझे माशिनिया से पूछ ही लेना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसी भी जरूरत नहीं है। तभी एक फूड स्टॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे लोग अपने मील को एंजॉय कर रहे थे। तभी उसके पास एक ट्रैवलर आकर के बैठा है जो अपने सिस्टम के साथ बात कर रहा था और यह देख करके डीमन लॉर्ड बहुत ही हैरान होता है। फिर वह से साइड में देखता है एक भिखारी भीख मांग रहा था जिसने
अपने पैर लड़ाई में खो दिए थे। इसके बाद डीमन लॉर्ड वहाँ से उठता है और थोड़ी दूर चलने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, क्या किसी के पास कोई जॉब है मेरे लिए? मेरे पास ऐसा नहीं है और मैं जॉब को खोज रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह बहुत जोर से चिल्ला करके बोल रहा था कि कोई मुझे जॉब दे दो। तभी उसके पास जो ट्रैवलर और बैठा हुआ वह आकर के बोलता है, तुम क्या कर रहे हो वो इस तरह से? तभी वेल्टल बोलता है, मैं जॉब खोज रहा हूँ। तब वो ट्रैवलर, तुम्हें कॉमर्शियल गिल्ड में जाना चाहिए और क्या तुम्हारे पास एक सिटीजन आईडी है? डीमन लॉर्ड भी बोलता है, ये सिटीजन आईडी ये क्या होता है? उसके बाद वो ट्रैवलर बोलता है, अच्छा तो तुम एक इलीगल इमिग्रेंट्स हो जो कि किसी और जगह से आया हुआ है बिना कोई डॉक्यूमेंट के। उसके बाद वो ट्रैवलर वेनेटोल को एक पेपर देने लगता है। तब वेनेटोल पूछता है, ये क्या है? तब वो ट्रैवलर बताता है कि यह एक रिज्यूमे है, तुम इसमें अपने वर्क के हिस्ट्री के बारे में लिख करके कॉमर्शियल फील्ड में बता सकते हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं किया तुम्हें जॉब दिलाने में मदद करेगा, लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना। और फिर उसे कॉमर्शियल फील्ड के एड्रेस के बारे में बता देता है और उसे एडवाइस करता है कि मैजिक इंडस्ट्री से कि कोई भी कंपनी से बिल्कुल दूर रहे, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन के सारे वर्क हैं। तब वेनेटोल पूछता है, ऐसा क्यों? फिर वो ट्रैवलर बताता है, क्योंकि मैंने वहाँ से कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है और इसे तुम अच्छी एडवाइस की तरह मान सकते हो। फिर वेनेटोल भी इसके लिए उसको थैंक्स बोलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वेनेटोल प्लेसमेंट जॉब डेस्क के सामने बैठा हुआ है और इंटरव्यूअर भी उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारा स्किल क्या है। तब वेनेटोल बताता है डेल स्टेला। तब इंटरव्यूअर पूछता है, ये डेल स्टेला एक्चुअली में है क्या? वेनेटोल बताता है यह एक स्पेल है जो इतना पावरफुल है कि पूरी एनिमी के बहुत बड़े प्लेटून को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है और वही बहुत जल्द में। सुन करके वो इंटरव्यूअर का रिएक्शन बिल्कुल है, यह क्या बोल रहा है? फिर पूछने लगता है, अच्छा तुमने इसमें लिखा है कि तुम्हें मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजिक कमांड भी आते हैं? इसमें वेनेटोल भी हामी भरता है और बोलता है, हाँ मैंने बहुत बड़ी आर्मी को लीड किया है और मैं बहुत ही प्राउड हूँ और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैंने आज तक अभी तक पूरा नहीं किया हो। और फिर वह अपने एक बैटल के बारे में बताने लगता है जो कि बहुत पहले हो चुका था, जिसके बारे में इंटरव्यूअर को कोई आइडिया नहीं था, जिसके लिए वह उससे बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर इंटरव्यूअर भी देखता है कि उसे कंस्ट्रक्शन डंजन के कंस्ट्रक्शन भी काम देखा है, जिससे वेनेटोल भी हामी भरता है और बताने लगता है कि वह मेरे माल के क्रिएशन में से एक है। तभी इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी रिज्यूमे में लिखा है कि तुम किंगडम को भी मैनेज करते हो। इस पे वेनेटोल भी हामी भरता है और बोलता है, हाँ मैंने 1000 ईयर तक रूल किया है एक नेशन को और बहुत टाइम मैंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी है कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से। और फिर इंटरव्यू बोलता है कि तुम्हारी लास्ट वर्किंग हिस्ट्री 500 साल पहले की है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन वेनेटोल बोलता है, यह तो बिल्कुल गलत, मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो अब तक एक सिंगल डे भी पास नहीं हुआ है। तब इंटरव्यूअर उसकी यह बकवास सुन करके बोलता है, ठीक है मैंने तुमसे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और फिर वह वेनेटोल की तरफ बहुत ही सैड होकर के बोलता है, मिस्टर वेनेटोल हम आपको यहाँ पर कोई भी जॉब ऑफर नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत भारी खेद है। तो बोलता है, हम किसी ऐसे पर्सन को जॉब ऑफर अभी नहीं कर सकते हैं जिसकी बॉडी में फेमिलियर इम्प्लांट नहीं हुआ है। और उसकी बातें सुन करके वेनेटोल का रिएक्शन होता है, ये क्या बोल रहा है पागल। उसके बाद शिप होता है और हमें माशिनिया और वेनेटोल को उसके अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, पर जहाँ पर वेनेटोल माशिनिया के लैब पर अपना सिर रख करके अपना दुखड़ा सुना रहा था और बोल रहा था कि मैं सारा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ। तभी माशिनिया वेनेटोल को कंसोल करते हुए बोलती है कि आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है जो ये लोग आपको मेजर नहीं कर सकते हैं और आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको सबसे अलग बनाती है। आप यहाँ बैठो और थोड़ी टाइम वेट करो, कुछ न कुछ जरा अच्छा होगा। लेकिन ठीक वेनेटोल उठता है और बोलता है, मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता हूँ। बोलता है, क्या तुम इस वर्ल्ड में किसी को जानती हो जो मुझे एडवाइस दे सकता है? अच्छी सुन करके माशिनिया भी बोलती है, हाँ मेरे पास एक फ्रेंड है तो। और फिर माशिनिया इलेक्ट्रल को बेल करके उससे कांटेक्ट करने लगती है और फिर बताने लगती है वेनेटोल को कि हम शॉपिंग जाते थे और इधर उधर घूमने के लिए भी जाते थे। इसके बाद माशिनिया बोलती है, मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर ली है, हम लोग पास के ही कैफे में मिलने वाले हैं। फिर हमें उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो वही हैकर होती है जो डीमन वेनेटोल को पहले मिल चुकी थी। और वह आते ही जैसे ही वेनेटोल को देखती है, क्या तुम वो पर्सन हो? हम फिर से मिल गए। यह बात सुन करके माशिनिया भी पूछती है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? भी अथर भी बोलने लगती है, अरे ये मेरे साथ फाइट कर रहा था और तुम्हें पता है ना मैं कितनी बहुत बड़ी वो हूँ। यह सुनकर के माशिनिया भी थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है और फिर एथर भी बोलने लगती है, अरे थोड़ा तो मुझे इसके साथ खेलने दो। यहाँ पे एथर भी अपना रियल नेम बताती है जो ताकाहाशी है और वह बोलने लगती है, क्या तुम डीमन लॉर्ड जैसे वर्ड के लिए बहुत ही सीरियस हो क्या माशिनिया? और वह बताने लगती है कि माशिनिया कैसे डीमन लॉर्ड के बारे में बात करती रही थी कि उनका रिजरेक्शन बहुत ही जल्द होने वाला है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था यह सचमुच में होगा और वह तुम होगे
और अपनी फिंगर को वेलोटोल की तरफ पॉइंट करने लगती है। यह देख करके माशिनिया गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम इस तरह से फिंगर पॉइंट नहीं कर सकती हो। वेलोटोल माशिनिया को कंसोल करता है और बोलता है अभी मुझे ताकाशी के हेल्प की जरूरत है। सुनकर के ताकाहाशी भी बोलती है मेरे दोस्त की दोस्त भी मेरे दोस्त हुए हैना बेल, और वह वेलोटोल के शॉर्ट नेम को यूज करती है। यह सुनकर के माशिनिया भी गुस्सा होने लगती है और ताकाहाशी पे गुस्सा करती है। फिर वेलोटोल भी पूछता है कि तुम दोनों आखिर कैसे मिले हो। तब ताकाहाशी बताती है कि हम उस प्लेस पे मिले थे जहाँ पे ऑटोमन रोजिन डीमन लॉर्ड की साइट थी। तो बताने लगती है कि वह एक फिक्शियस चैट रूम है, मतलब एक इमेजिनरी प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने आइडियाज को रख सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर। उसकी बात सुनते सुन वेलोटोल ताकाहाशी के नेक के पे लगे डिवाइस को टच करने लगता है। तभी ताकाहाशी बोलने लगती है माशिनिया ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तभी माशिनिया भी बोलने लगती है इन्होंने मेरे साथ भी पहले ऐसा किया है। तब ताकाहाशी बोलती है ये नहीं बेवकूफ। के बाद वेलोटोल भी ताकाहाशी से माफी मांगता है और बोलता है कि तुम्हें इस तरह से टच करने के लिए मैं तुम्हारे फैमिली को जज इंस्पेक्ट कर रहा था और मैं जानना चाह रहा था यह कैसे वर्क करता है। ताकाहाशी यह बात सुन करके चौंक जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है यह कैसे काम करता है। तब माशिनिया भी बताती है हाँ ये कर सकते हैं क्योंकि ये माना के फ्लो को देख सकते हैं, क्योंकि इनके पास सेंस आई की एबिलिटी है जो इन्हें अलाउ करता है माना के फ्लो को देखने का। किसी भी मशीन की कंपोजिशन बहुत ही जल्द समझ सकते हैं बस उसे छुपे करके। इसकी बातें सुन करके ताकाहाशी भी बोलती है अच्छा तो इसलिए उस दिन मैंने मेरी हैकिंग स्किल को देख लिया था। इसके बाद वेलोटोल भी बोलते हैं मैंने जिस तरह से फैमिली को टच करके समझने की कोशिश बहुत कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से एनालाइज अभी नहीं कर पाया हूँ। के बाद माशिनिया ताकाहाशी को बोलती है कि वेलोटोल चाहते हैं कि तुम उन्हें कोई जॉब ऑफर करो। ताकाहाशी भी बोलती है क्या आप कमर्शियल गिल्ड के पास नहीं गए थे। तब वेलोटोल बताता है कि मैं गया था लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैं फेमिलियर नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई फेमिलियर नहीं है। यह सुनकर के ताकाहाशी भी वेलोटोल के नेक की तरफ देखने लगती है और वेलोटोल भी बताने लगता है कि कुछ रीजन की वजह से मैं उसने अंदर इम्प्लीमेंट प्लांट नहीं कर सकता हूँ। ताकाहाशी भी बोलने लगती है कि क्या तुम जॉब के लिए कुछ भी करोगे। तब वेलोटोल भी उसकी बात में हामी करता है। तब ताकाहाशी भी बोलने लगती है कि एक लॉर्ड जिसके पास फैमिलिया नहीं है और उसे बिल्कुल नई शुरुआत करनी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बार का ऑनर वहाँ के लगे टीवी स्क्रीन को ऑन करता है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे और एक लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही थी। देख करके उन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वेलोटोल लाइव स्ट्रीम कर रहा है। फिर वह अपने आप को सबके सामने डीमन लॉर्ड वेलोटोल के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कीजिए।